मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। ट्रेड डील का मतलब है व्यापार समझौता। तो अब तक जितने भी व्यापार समझौते हुए हैं उनमें से बेस्ट या यूं कहूं कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते को। तो अभी 26 जनवरी जब मनाया गया भारत में गणतंत्र दिवस, तो विदेशी मेहमान बुलाए जाते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। तो यूरोपीय संघ के दो प्रतिनिधि, एक एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और दूसरा उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ये दोनों गणतंत्र दिवस के भारत में इस बार मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी के अगले ही दिन 27 जनवरी को यूरोपीय संघ के इन दोनों प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत और यूरोपीय संघ की एक समिति, वो होता है शिखर सम्मेलन, और उस शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में समझौता होता है, व्यापार समझौता। ये व्यापार समझौता बहुत लंबे समय से ट्राई किया जा रहा था। हम देखें 2007 में इसके बारे में वार्ता शुरू हुई थी, 2013 में रुक गई, 2022 में फिर शुरू हुई और 2026 में जाकर कंप्लीट हुई है। तो ये समझिए, चीजों को जोड़िए कि 2026 के गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के दो प्रतिनिधि भारत में मुख्य अतिथि थे, और अगले ही दिन 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन होता है भारत में। और उसी शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में ट्रेड डील हो जाती है, यानी व्यापार समझौता हो जाता है, जिससे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जो हुई है, जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता, वो भारत का किसके साथ हुआ है? तो भारत का हुआ है यूरोपीय संघ के साथ। आगे हम देखें, यूरोपीय संघ के बारे में समझते हैं। तो यूरोपीय संघ है जिसका गठन मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा हुआ था 1 नवंबर 1993। तो यूरोपीय संघ कब बना? 1 नवंबर 1993। अब यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं 27। यूरोपीय संघ ने 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च कर दी। मतलब यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश बनेंगे उनमें से जो सदस्य देश चाहे वो यूरो करेंसी रख सकता है। मतलब उस देश में यूरो करेंसी ही रहेगी, अपने देश की मुद्रा नहीं रहेगी। तो 1993 में मॉस्ट्रिच संधि से यूरोपीय संघ बना। इस यूरोपीय संघ ने 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च कर दी। अब वर्तमान की अगर हम स्थिति देखें तो यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। इन 27 सदस्य देशों में से 21 सदस्य देशों ने यूरो मुद्रा अपना रखी है, यानी 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को नहीं अपना रखा है, बाकी 21 सदस्य देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। अभी करंट का क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 से लेटेस्ट, बुल्गारिया ऐसा देश है जो यूरो करेंसी उसने अपनाई है, और यूरो करेंसी को अपनाने वाला वो कौन सा देश है? 20वां देश है। तो कहने का मतलब है यूरोपीय संघ जिसका गठन मॉस्ट्रिच संधि से 1993 को हुआ, उसने 1999 में एक कॉमन करेंसी यूज कर ली, और उस कॉमन करेंसी का नाम क्या था? यूरो। फिलहाल यूरोपीय संघ के 27 देश हैं, और उनमें से 21 देश ऐसे हैं जो यूरो करेंसी को अपनाते हैं, उनके यहाँ यूरो करेंसी चलती है। और हाल ही में जो 21वां देश है वो 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया बना। अब देखिए, जो यूरोपीय संघ है उस यूरोपीय संघ में पहले ब्रिटेन भी था, और 2020 के दौरान ब्रिटेन है जो उससे बाहर हो गया, तो उसे एक वर्ड दिया गया ब्रेक्जिट। मतलब ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट को शॉर्ट फॉर्म बना दी गई ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट वर्ड है जो किसके लिए इस्तेमाल किया गया? यूके द्वारा का इससे बाहर होना। यूके का मतलब हम समझे यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन समझिए सिंपल भाषा में।
तो ब्रिटेन इससे अलग हो गया है, तो यूरोपीय संघ में फिलहाल ब्रिटेन शामिल नहीं है। आगे हम देखें, 6 देश जो अभी इसके सदस्य तो हैं यूरोपीय संघ के, लेकिन उन्होंने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है। डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और रोमानिया। तो ये 6 सदस्य देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो को नहीं अपनाया है। यूरो को नहीं अपनाया है। क्लियर है? आगे देखें, यूरोपीय संघ। तो मैप में अगर हम देखें तो यूरोपीय संघ के ये देश हैं इस तरह से: पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, इस तरह करके उसके टोटल कितने सदस्य देश हैं इसके? 27 सदस्य देश हैं। आगे बात करें हम वीबी जी राम जी। जी राम जी वर्ड है जो काफी चर्चा में है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आप लोगों को। वीबी है विकसित भारत, यानी विकसित भारत का लक्ष्य। भारत है जो विकसित भारत का लक्ष्य रखता है 2047। और 2047 को क्या होगा? हमारी आजादी के क्या हो जाएंगे? 100 वर्ष हो जाएंगे। 100 वर्ष किसके? आजादी के। तो हमारी आजादी के 100वें वर्ष में भारत विकसित भारत का लक्ष्य रखता है कि भारत तब तक विकसित हो जाएगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जी राम जी, पहले मनरेगा एक योजना चलती थी, अकुशल कार्य कामगार जो होते थे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उन लोगों को वर्ष भर का 100 दिन, एक साल में 365 दिन में से 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी उसमें। अब उसे चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके नया जो कानून आया है उसी का नाम है वीबी जी राम जी। तो वीबी का मतलब है विकसित भारत। अब जी राम जी का फुल क्या है? जी फॉर गारंटी। फॉर किसके लिए गारंटी? आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, और एम फॉर मिशन। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। गारंटी दी गई है किसके लिए इस मिशन में? रोजगार और आजीविका के लिए। और ये ग्रामीण भारत के लिए है, इसलिए जी फॉर ग्रामीण। तो क्लियर हुआ इसकी फुल फॉर्म? पीबी विकसित भारत। तो विकसित भारत हमारा लक्ष्य है जो कि 2047 के लिए। और जी राम जी की फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, एंड ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन। रोजगार एंड आजीविका मिशन राम। और फिर जी फॉर ये ग्रामीण भारत के लिए, शहरी भारत के लिए नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो अब ये नया अधिनियम आया है, तो अब उसमें देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया है यहां पर, पुराने में, मनरेगा में और नए में। तो हम देखें कि पुराना है मनरेगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना करके था, जो कि 2005 का एक्ट था। और अभी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो है, ये 2025 का है। यहां हम देखें कि इसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई थी, उसमें इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। तो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, और इसमें कितने की दी गई है? 125 दिनों की दी गई है। यहां फंडिंग पैटर्न क्या था, मतलब कौन कितना पैसा देता है? तो मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती थी। जो मनरेगा के तहत जो मजदूरों की मजदूरी बनती थी, वो तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार देती थी। लेकिन उसके लिए जो सामान आता था वो 75% तो देता था केंद्र, और 25% देता था राज्य। राज्य का मतलब जिस राज्य में हो, जैसे हरियाणा में अगर है तो केंद्र सरकार 75 देगी और राज्य सरकार 25% हरियाणा सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो जिस राज्य में मजदूर काम करते थे, जिस राज्य में वो काम होता था, उनका अनुपात था। अब यहां क्या कर दिया गया है कि सामान्य राज्य जो हैं,
राज्यों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो सामान्य राज्य है और एक विशेष राज्य है, जिनमें मतलब पहाड़ी क्षेत्र हो गए, उत्तर पूर्वी देश राज्य जो हो गए, सेवन सिस्टर्स जिसमें मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इस तरह के राज्य आते हैं, उनकी बात करें तो इन राज्यों में 60-40 कर दिया गया है। मतलब 60% हिस्सा तो केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। जबकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब है पूर्वोत्तर के राज्य, और हिमालयी राज्य जो हिमालय में, इनमें 90-10 का हिस्सा रहेगा, यानी 90% तो केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार सिर्फ 10% ही देगी। तो पहले फंडिंग क्या थी? पहले फंडिंग थी 75-25, और अब रेशियो कर दिया है नॉर्मल राज्यों के लिए 75-25 की जगह 60-40, और बाकी विशेष राज्य जो हैं जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, हिमालयी राज्य हो गए, तो उनके लिए वो 90-10 हो गई। पहले लेबर बजट यानी मजदूरी का बजट है, वो हर साल केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता था। हर साल केंद्र तय करती थी कितनी मजदूरी रहेगी, लेकिन अब इसे मानक आवंटन कर दिया गया है। मतलब समय काल के हिसाब से तय किया जाएगा कि वहां मानक आवंटन क्या रहना चाहिए। अगली बात करें, पहले पूरे साल ये उपलब्ध रहता था, 100 दिन हैं जो साल में कभी भी दिए जा सकते थे। लेकिन अब थोड़ा बदलाव किया गया है कि जिस समय गांव में खेती का काम चलता है, फसल की कटाई का काम चलता है, अगर ऐसे समय में आप रोजगार उपलब्ध कराओगे तो ग्रामीण लोगों को रोजगार की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि उस समय फसल कटाई का काम चल रहा होगा, उन्हें रोजगार वहीं मिल जाएगा। तो जिस समय फसल कटाई का काम चलता है उस समय को छोड़कर बाकी साल में ये रोजगार उपलब्ध होगा। तो कहने का मतलब है 60 दिन यानी साल में 2 महीने तक काम रोकना अनिवार्य होगा। तो साल के 2 महीने काम रोकना होगा, पहले ये काम रोकने की आवश्यकता नहीं थी। आगे हम देखें, पहले इसमें काम का क्या क्या प्रकार था। ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण संरचना यानी अगर गांव में सड़क नहीं है तो उसके लिए मिट्टी खोदकर मिट्टी डालने का काम हो गया। जल संरक्षण, जल संरक्षण के लिए तालाब वगैरह हैं, उनको और गहरा करना, सड़कें बनाना, वहां पर तालाब बनाना, ये काम था। अब की बार इसमें ये सारे काम तो हैं ही, प्लस इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी मतलब अटेंडेंस वगैरह, उस पर लोगों की लोकेशन वगैरह, वो सारी चीज की जाएंगी। राष्ट्रीय अवसंरचना योजनाओं से लिंक कर दिया जाएगा इसे। राष्ट्रीय अवसंरचना योजना का मतलब है जैसे कहीं नेशनल हाईवे निकल रहा है तो वहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि मिट्टी खोदकर वहां डाली जाए तो वो योजना में मदद भी मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ भुगतान प्रणाली क्या थी? डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी सीधा लोगों के खाते में आती थी, लेकिन इसमें देरी होती थी, टाइम पर नहीं आती थी। अब की बार इसकी डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी और इस वजह से समयबद्ध भुगतान होगा, मतलब टाइम पर पेमेंट किया जाएगा। कई बार ऐसा पहले ऐसा होता था कि पेमेंट है जो बहुत देरी से होता था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जो गरीब हैं उन लोगों को रोजगार की सुरक्षा उपलब्ध कराना था पहले। अब क्या है, रोजगार तो उपलब्ध कराना ही है, उत्पादक ग्रामीण संरचना और विकसित भारत का लक्ष्य भी ध्यान में रखना है। जैसे पहले कई बार लोगों को रोजगार ऐसा उपलब्ध करा दिया जाता था कि जिससे कोई लाभ हो या ना हो, बस रोजगार मिलता रहे। कहने का मतलब है कि पेड़ लगा दिए, अब पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए, पेड़ लगा दिए उनमें, बाद में पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है, पेड़ सूख गए। तो अब की बार ये ध्यान रखा जाएगा कि उस योजना से जो लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उस रोजगार से हमारे विकसित भारत लक्ष्य को मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मदद नहीं मिल रही है तो फायदा नहीं, तो मदद मिल सके ऐसे काम लोगों को दिए जाएं। इस तरह से अब कार्य चयन में प्रमुख भूमिका पहले राज्यों की थी, अब ये केंद्र द्वारा अधिक नियंत्रण कर दिया गया। मतलब पहले राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता थी, अब राज्यों को स्वतंत्रता इसमें कम दी गई है। तो याद रखिएगा, वीबी जी राम जी। तो विकसित भारत, जी का मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण।
तो ये नया 2025 का एक्ट आया। आगे हम बात करें राकेश अग्रवाल, इन्हें एनआईए का महानिदेशक बनाया गया है। महानिदेशक का मतलब है डीजी, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल। अब एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन यानी राष्ट्रीय स्तर पर जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी। 2008 में इसका गठन हुआ था, मुंबई में जो हमले हुए थे 26 नवंबर को, उसके बाद। तो मुंबई में 26 नवंबर को हमले हुए थे, तब ताज होटल वगैरह, नरीमन पॉइंट वगैरह इन पर हमला हुआ था। तो वहां पर उसके बाद ये तय किया गया कि कोई राष्ट्रीय स्तर की भी कोई एजेंसी होनी चाहिए जो इस तरह के आतंकवाद से संबंधित जो केस हैं उनकी जांच पड़ताल कर सके। तो 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 26/11 यानी 26 नवंबर को मुंबई हमलों के बाद किया गया था। ये काम क्या करता है? ये केंद्रीय आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है, यानी केंद्रीय स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए जांच करने वाली एक एजेंसी है, जिसका महानिदेशक फिलहाल राकेश अग्रवाल को बनाया गया। आगे हम देखें अगले कुछ पैरामिलिट्री के डीजी किनको बनाया गया है। जैसे शत्रुजीत सिंह कपूर, इनको बनाया गया है आईटीबीपी का डीजी, महानिदेशक। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात होने वाली पैरामिलिट्री है, इसका इन्हें महानिदेशक बनाया गया है। आगे देखें प्रवीण कुमार, इन्हें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है, जो खास करके हम देखें तो राजस्थान वाला जो बॉर्डर है, पंजाब वाला बॉर्डर है, इस एरिया को कवर करता है, यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर को ये कवर करता है बीएसएफ। तो उसका डीजी, उसका महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्रवीण कुमार, इनको बनाया गया है। आगे हम देखें नितिन नबीन। नितिन नबीन बीजेपी भारतीय जनता जो पार्टी है उसका अध्यक्ष इन्हें हाल ही में बनाया गया है। तो इनके बारे में हम पढ़ें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उसके 16वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16वें, कौन सा नंबर है? 16वां नंबर है। और 20 जनवरी 2026 को इन्हें बनाया गया है। ये इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष थे मतलब स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, तो काम कर रहे थे अध्यक्ष का। तो कार्यकारी अध्यक्ष दिसंबर 25 से रहे थे। बीजेपी के इतिहास में ये सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष है। तो 16वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो अगर हम बाकी 15 की बात करें तो वो इनसे उम्र में ज्यादा बड़े थे, और ये उम्र में सबसे कम है जिनकी उम्र क्या है? 45 वर्ष है। ये विधायक रहे हैं लगातार 5 बार। कहां से? बंकीपुर से। और इनका जन्म जो हुआ था वो रांची में हुआ था, जो तत्कालीन उस समय बिहार हुआ करता था, और आजकल वो क्या है? झारखंड है। झारखंड की राजधानी है रांची, इसमें इनका जन्म हुआ था। तो क्या नाम है इनका? नबीन, नितिन नबीन, जिन्हें क्या बनाया गया है? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है 30 जनवरी 2026 को। आगे देखें ममता वर्मा, ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में डीडी न्यूज, डीडी 1, डीडी न्यूज, इस तरह से चैनल है, तो डीडी न्यूज का इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, डीजी बनाया गया है, यानी कि महानिदेशक बनाया। तो डीडी न्यूज का महानिदेशक किनको बनाया गया है? ममता वर्मा को बनाया गया है, जो कि भारतीय सूचना सेवा या इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की अधिकारी। आगे देखें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026।
तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 है जो गुजरात में मनाया गया है, और गुजरात में ये विभिन्न शहरों में मनाया गया है। तो जैसे इसके कार्यक्रम कुछ राजकोट में रहे हैं, सूरत में रहे हैं, धौलावीरा में रहे हैं, बड़नगर में हैं, केवड़िया में हैं, बड़ोदरा में रहे हैं। लेकिन इसका जो मुख्य आयोजन था वो अहमदाबाद में रहा। मुख्य आयोजन कहाँ रहा है? अहमदाबाद में। ये 10 जनवरी से 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को हमारे यहाँ क्या मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति की वजह से हमारे यहाँ पतंग उड़ाई जाती हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? गुजरात में, जिसके मुख्य कार्यक्रम जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, और मकर संक्रांति पर यह आयोजित किया गया था। आगे देखें, कुसावती इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा राज्य। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे छोटा राज्य, और ये राज्य हम बात करें क्षेत्रफल पर, तो है गोवा। अगर हम बात करें सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, तो वो है सिक्किम। तो हम यहां बात करेंगे गोवा की। याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य अगर कोई है तो वो है सिक्किम, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा में पहले दो ही जिले थे, दो ही जिले थे, एक उत्तरी जिला और एक दक्षिणी जिला। लेकिन गोवा में अब तीसरा जिला बन गया है, और वो तीसरा जिला है, उसी का नाम है कुसावती। तो आप ये देखें, ये उत्तरी जिला, ये दक्षिणी जिला, और दक्षिणी जिले से अलग करके ये बना दिया गया है कुसावती। तो कुसावती क्या है? कुसावती गोवा का तीसरा नया जिला है। क्लियर है? कुसावती क्या है? गोवा का तीसरा नया जिला है। आज की क्लास में इतना ही। किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पर कोई क्लास चाहिए, आपकी इच्छा हो, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।